नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक प्लेयर की, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये कंपनी हमारे पूरे देश की टोटल कार्गो मूवमेंट का 25% शेयर अपने पास रखती है। कंपनी के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर गौतम अदानी। जी हाँ, गौतम अदानी, जिनका बहुत नाम सुना होगा आपने। ये गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के मेंबर भी हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इनको बिजनेस करते हुए 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इनकी लीडरशिप में अदानी पोर्ट्स को एक ग्लोबल प्लेयर बना के ये सामने लेके आए हैं। देखिए, जो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इनके पास बेसिकली 12 पोर्ट्स हैं जो कि 7 स्टेट्स में हैं। मैं स्टेट्स के नाम लेता हूँ, जैसे कि गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो ये 7 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये पोर्ट्स स्थित हैं। जो कंपनी जो बेसिकली है ना, वो 3 तरह के बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। इनका जो पहला बिजनेस सेगमेंट है वो है पोर्ट्स। देखिए, जो कंपनी के जो टोटल जो पोर्ट्स की जो कैपेसिटी है वो 498 मिलियन मीट्रिक टन्स की है। और जो कंपनी का ना, जो इनकी जो कैपेसिटी है, वो जो इनकी 76% कैपेसिटी है वो वेस्ट कोस्ट पे है, और जो इनकी 24% कैपेसिटी है वो इनके ईस्ट कोस्ट पे है। और पोर्ट्स एक्चुअली, मैं ऐसे आपको तो पता ही होगा कि पोर्ट्स होते क्या है, कि पर ये कि जिनको नहीं पता है मैं उनको ये बता दूं कि पोर्ट्स ऐसी जगह है जहां से गुड्स एंड कार्गो का मूवमेंट होता है, इंपोर्ट्स होते हैं या एक्सपोर्ट होते हैं थ्रू वाटर। उन जगहों को पोर्ट्स कहते हैं, यानी हिंदी में बंदरगाह। और कंपनी को अपने इस पोर्ट्स बिजनेस से 87% का सेल्स कंट्रीब्यूशन आता है। और इनका जो नेक्स्ट बिजनेस सेगमेंट है वो है लॉजिस्टिक बिजनेस। देखिए, लॉजिस्टिक बिजनेस एक्चुअली ये करते क्या है कि जैसे कि इनका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में जो गुड्स आते हैं वो कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, किस टाइमिंग पे आए हैं, और इनको जो स्टोरेज करनी है इनकी वेयर हाउसेज में, इस सारा डाटा को मैनेज करने का काम इनकी लॉजिस्टिक कंपनी करती है, अदानी लॉजिस्टिक, जो कि इसका ही एक पार्ट है। और इससे कंपनी को ऑलमोस्ट 7% का सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। और इनका जो थर्ड बिजनेस सेगमेंट है वो है इनका इंपॉर्टेंट बिजनेस सेगमेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए, जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, एक स्पेशल एरिया होता है। यहाँ पे जो ट्रेड्स के जो लॉज होते हैं, बिजनेस के जो रेगुलेशंस होते हैं, वो बहुत ही अलग होते हैं एज कम्पेयर टू कंट्री। मतलब कंट्री से बिल्कुल अलग इनके ट्रेड लॉज होते हैं, टैक्स के रेगुलेशंस बिल्कुल अलग होते हैं वहाँ पे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो कई कंपनीज होती हैं ना, अपना बिजनेस ऑपरेट्स इनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में करती है, और वहाँ से ना इस कंपनी को एक एनुअल रेंटल इनकम आती है। उस एनुअल रेंटल इनकम से जो टोटल जो पूरी कंपनी है उसको 6% सेल्स में कंट्रीब्यूशन आता है। तो इनके ये बेसिकली 3 इनके बिजनेस सेगमेंट हैं। तो जो इनके तीनों बिजनेस सेगमेंट है उनसे एक बात तो क्लियर होती है कि जो इनका जो मेन बिजनेस है ना, जो इनका कोर बिजनेस है, वो पोर्ट्स का बिजनेस है। और जो बाकी के जो इनके 2 बिजनेस हैं वो सिर्फ इसके बिजनेस को, जो इनका पोर्ट बिजनेस है, उसको सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, आगे जैसे कि मैं अगर बात करूं, स्पेशली मैं पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो पोर्ट्स में क्या है कि जो कंपनी की जैसे कि टोटल इनके पोर्ट्स की कैपेसिटी है 498 मिलियन मेट्रिक टन्स की इनकी कैपेसिटी है। उसमें से इनके जो वेस्ट कोस्ट है उसमें इनकी जो कैपेसिटी है वो 335 मिलियन मेट्रिक टन्स की है, और ईस्ट कोस्ट पे जो इनकी कैपेसिटी है वो 163 के अप्रॉक्स मिलियन मेट्रिक टन्स में है कैपेसिटी। देखिए, पर जो इनका जो वेस्ट कोस्ट है ना, वेस्ट कोस्ट पे इनके पास सबसे इनकी खास चीज है इनका तुर्फ का इक्का, जो जहां से इनको मेन बिजनेस आता है, इनका पोर्ट, जिसका नाम है मुंद्रा पोर्ट, जो कि इस कंपनी का और हमारे पूरे देश का सबसे बड़ा पोर्ट है बाय वॉल्यूम। जो इनका मेजर पोर्ट है ये मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट में बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। मेनली एक्सपोर्ट होता है फर्टिलाइजर्स का, एग्रोकेमिकल्स का, और स्टील्स का, और कई तरह के मिनरल्स का। जो ये पोर्ट है ना, ये गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और ये एक्चुअली बिजनेस में 2001 से आया था। और इनके पास ना देश की सबसे पहली प्राइवेट रेल लाइन है, जिसको मुंद्रा आदिपुर रेलवे लाइन कहते हैं। और जो ये रेलवे लाइन है ये डबल स्टैक कंटेनर को कैरी करने के लिए कैपेबल है। और
इस मुंद्रा पोर्ट के पास ना एक अपना खुद का एयरपोर्ट भी है, जो मतलब जिसको इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि उसको ना मतलब एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बनाने वाले हैं, एक कार्गो हब बनाने वाले हैं, जो एयर कार्गो भी वहां से शिफ्ट किया करेगा। और वैसे भी देखो क्या है ना कि मुंद्रा पोर्ट को ना बिजनेस आता भी इस तरह से है, इनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बिल्कुल वहीं पे ही है, मुंद्रा पोर्ट के पास ही। और वहां पे जो दूसरी कंपनीज हो रही हैं जो वो अपने बिजनेस ऑपरेट कर रही होती हैं, और उससे क्या होता है ना कि इनको ना रेगुलर ना ट्रैफिक मिलता रहता है इनके पोर्ट्स में कार्गो के मूवमेंट के लिए। और देखिए क्या है ना कि जो इस मुंद्रा पोर्ट की खासियत है कि जो इसकी डेप्थ है वो 18 मीटर की डेप्थ है, और इतनी गहराई की होने की वजह से ना ये कैपेबल है कि ये बड़े बड़े कैरियर्स को, क्रूड कैरियर्स को मतलब वहाँ पे आते हैं, मतलब इसी वजह से मतलब आराम से वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाते हैं। बड़े बड़े क्रूड कैरियर्स, बड़े बड़े एलएनजी वेसल्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। और क्या कहते हैं ना कि कई तरह के कार कैरियर्स भी वहाँ पे से आराम से मतलब उस पोर्ट पे आराम से आ पाते हैं, और वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बड़ा इजी हो जाता है यहाँ से। और देखिए कंपनी के पास क्या है ना, इनके पास 6 लेन हाईवे भी है, जो कि इनको रोड से भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देता है। और सबसे खास बात जो मुझे इस मुंद्रा पोर्ट में लगी कि वो इनका एक्चुअली था क्या कि जो इनकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ना गुजरात में इस तरह से है कि एक तो इनको ना पूरे नॉर्थ इंडिया का ना, पूरे लैंडलॉक नॉर्थ इंडिया का पूरा एक्सेस मिल जाता है उनके मार्केट का, वहाँ पे आराम से इनकी कनेक्टिविटी हो पाती है। और गुजरात में से वहाँ से क्या है कि जो इंटरनेशनल मार्केट है जैसे कि अफ्रीका, मिडल ईस्ट और यूरोप में भी इनकी कनेक्टिविटी इजीली उनकी वहाँ की मार्केट एक्सेसिबल हो जाती है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन मुंद्रा पोर्ट की बहुत अच्छी है, जिस वजह से मतलब ये पोर्ट इनको काफ़ी अच्छा कमा के दे रहा है। और देखो और ना क्या है ना कि मतलब हमारी कंट्री में कोई मेजर लिस्टेड प्लेयर है ही नहीं इनके कॉम्पिटिशन में। जैसे कि मतलब जो वैसे तो जो बाकी गवर्नमेंट के पोर्ट्स हैं उनमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, जैसे कि अगर कार्गो की जो शिप्स हैं उनकी लोडिंग अनलोडिंग करने में ना 5 से 6 दिन लग जाया करते थे। और वहीं पे जो ये मुंद्रा पोर्ट है ना, वो जहाँ पे ये 5 से 6 दिन लगा रहे थे गवर्नमेंट पोर्ट्स, ये 18 से 20 घंटे में उस कार्गो को लोड अनलोड कर देते थे। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा काम करके दे रहे थे। तो ये पोर्ट इसी वजह से काफ़ी अच्छा कर पाया, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन होने की वजह से तो ट्रैफिक इसको रेगुलरली मिल ही रहा है। और मैं अगर इनके अगले एक और बिजनेस सेगमेंट की बात करूँ तो वो है ड्रेजिंग। एक्चुअली ड्रेजिंग का मतलब ये होता है ना कि जैसे कि झील होगी, नदियाँ होगी, और इवन समुद्र में भी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको साफ करने का जो काम है ना वो ड्रेजिंग के जरिए होता है, मतलब उसको भी ड्रेजिंग बोलते हैं। और जो ये कंपनी है ना इसमें ना बहुत बड़ा मतलब प्लेयर बन के सामने आ चुकी है। मतलब कंपनी के पास ना बहुत 23 ऑलमोस्ट ड्रेजर्स हैं इनके पास, जो ये मतलब अपने यूज़ में लेके आते रहते हैं, और मतलब काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स को इनको मिलते रहते हैं अब। और गवर्नमेंट का भी ये है कि अगर गवर्नमेंट को ना कभी भी अपने पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना हुआ, या मतलब जब से इनका ध्यान जाएगा पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा, तब ना सबसे पहले नाम आएगा ना अदानी पोर्ट्स का, क्योंकि इनका जो ड्रेजिंग फैकल्टी है अकेली अपने आप में ये लीडर है ड्रेजिंग में। देखिए हमारे देश की जो मैं अगर बात करूं पूरी जो इंडस्ट्री है पोर्ट इंडस्ट्री की, तो जो कि इसमें क्या है कि 95% ट्रेड्स बाय वॉल्यूम और 75% ट्रेड्स बाय वैल्यू थ्रू वाटर होती है बजाय एयर की। मतलब एयर से नहीं होती है, एयर वाटर से ज़्यादा होती है, मतलब जितने भी ये ट्रेड्स हैं। देखिए हमारी देश की ग्रोथ में ना ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारी ये पोर्ट इंडस्ट्री। और जैसे जैसे ये पोर्ट्स डेवलप होते जाएंगे ना, हमारा देश ग्रो करता जाएगा जैसे जैसे, वैसे वैसे ना इस ट्रेड्स एंड कॉमर्स से इस कंपनी को ना डायरेक्ट फ़ायदा मिलने वाला है। और इंडिया की जो पोर्ट इंडस्ट्री है इसको डेवलप करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छे कदम उठाती जा रही है। इन्होंने 100% एफडीआई निवेश को अलाउ कर दिया है थ्रू द ऑटोमेटिक रूट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज पोर्ट्स। तो क्या कहते हैं कि अगर इस तरह से मतलब ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई आ रहा है, तो मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो इस फील्ड में ये जो कंपनी है इसका नाम सबसे पहले आता है। सबसे ज़्यादा पोर्ट्स इसके पास है, खासकर इनका जो मुंद्रा पोर्ट है वहाँ से तो उनको बहुत अच्छे खासा प्रॉफिटेबिलिटी आती है, और हमारे देश को भी काफ़ी अच्छा बिजनेस मिल रहा है वहाँ से। और जो हमारे देश की गवर्नमेंट है इन्होंने 10 ईयर्स टैक्स हॉलीडे दी है उन कंपनीज को जो पोर्ट्स को डेवलप करती हैं, मेंटेन करती हैं और ऑपरेट करती हैं। और मैं अगर बात करूँ ना कि जो इस पोर्ट इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है ना वो एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक कि इसमें 325 मिलियन मैट्रिक टन्स के और कैपेसिटी पोर्ट्स में ऐड हो जाएगी। और जैसे कि गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव लगातार चालू रख रही है मतलब इसमें,
और जैसे सागरमाला इनका एक प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि गवर्नमेंट कह रही है कि 189 नए प्रोजेक्ट्स ना मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स के लिए इसमें ऐड कर देगी। और गवर्नमेंट जो क्या कहती है कि 2035 तक इसमें 1.43 ट्रिलियन इसमें खर्च करने वाली है। अगर मैं बात करूँ ना सिर्फ कंपनी की स्ट्रेंथ की, तो कंपनी की ना 3 स्ट्रेंथ मेरे सामने नजर आती हैं। देखिए पहली जो इसकी स्ट्रेंथ है ना, इसका इंटीग्रेटेड बिजनेस है, जो मतलब 3 तरह के इनके बिजनेस है। पोर्ट्स है, पोर्ट्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स का। सेकंड चीज इनकी क्या है कि इनका लॉजिस्टिक बिजनेस है। लॉजिस्टिक बिजनेस क्या है ना कि इनके जितने भी गुड्स आते हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनकी पूरी देख रेख करती है, पूरे डाटा को मैनेज करती है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, किधर पर डिस्ट्रीब्यूट होएगा, उसका पूरा डाटा मैनेज करती है। और वेयर हाउसेज में इनको स्टोरेज भी करने के लिए पूरा इनका अच्छा सिस्टम है। और मैं इनकी खासकर इनके लॉजिस्टिक प्लेयर्स और जो है ना उनसे काफ़ी अलग ये काम करती हैं, क्योंकि इनका जो लॉजिस्टिक बिजनेस है उसमें इनके पास ऑलमोस्ट 66 रेक्स हैं और 5 लॉजिस्टिक पार्क्स हैं। और इनके पास ऑलमोस्ट 4,95,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउसेस का स्पेस भी है। और वैसे ही अगर इनका जो मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करूं, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, जैसे कि मतलब अलग से एक स्पेशल जोन होता है वहाँ पे। मतलब जैसे कि हमारे देश में जो भी टैक्स लॉस है, ट्रेड्स हैं, उनसे ना काफ़ी अलग ट्रेड लॉज होते हैं यहाँ पे और थोड़े इजी होते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज अपने बिजनेस वहाँ पे ऑपरेट करती हैं। अब उससे रेंटल इनकम आती है अदानी पोर्ट्स को। और जो कि क्या है ना कि इनके पास ऑलमोस्ट 12,000 हेक्टेयर का लैंड है, मतलब इनके स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। तो वहाँ से अच्छी खासी रेंटल इनकम आती है, जो कि और ऊपर से क्या है ना कि उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कॉन्टिन्यूस ट्रैफिक पोर्ट्स को मिलता रहता है। तो जो इनका इंटीग्रेटेड बिजनेस है, इस वजह से क्या है ना कि ओवरऑल कंपनी को काफ़ी अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर से प्रॉफिटेबिलिटी मिलती रहती है। तो इसके और जो सेकंड स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड स्ट्रेंथ इसकी है कि इन्होंने अपना ना एक ना मोट क्रिएट कर रखी है। अब देखिए मोट किस तरह से, मतलब ऐसा है ना कि इस तरह का ये बिजनेस है इनका पोर्ट्स का, लॉजिस्टिक का, और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन्होंने मिलकर जो बनाया है, इस तरह का नया बिजनेस खड़ा करने के लिए ना, इस तरह का पोर्ट्स खड़े करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। इतना कैपिटल खड़ा करना बहुत ही मुश्किल काम है। और देखिए, और जो इनका सबसे थर्ड इनकी जो मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे लगती है इनके मुंद्रा पोर्ट में। और मुंद्रा पोर्ट में सच में स्ट्रेंथ है, क्योंकि एक तो ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे जहाँ पे वो पोर्ट है गुजरात में, उसके पास ना पूरी एक्सेसिबिलिटी है कि मिडल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीकन मार्केट में पूरा एक्सेस है इनको, ईजिली मतलब पहुँच जाते हैं। और नॉर्थ इंडिया के जो लैंडलॉक रीजन है वहाँ पे भी मार्केट का एक्सेस है इनके, ऐसी लोकेशन है वो। और सबसे खास बात क्या है कि वो गुजरात है, जो मतलब जिसके पास हमारे देश में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा मतलब स्पोर्ट को होता है, इवन पूरी कंपनी को होता है। मतलब यहाँ से मतलब इसको मैं अच्छी स्ट्रेंथ बोलूँगा कंपनी की। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल रेशियोज की, और साथ में बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। ये एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका मार्केट कैप है 1,54,050 करोड़ रुपीस। कंपनी का पीई रेशो है 84.2 और इंडस्ट्री का पीई है 27.8। ये थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे तो नजर आ रहा है, पर ये मत भूलना कि ये कंपनी मोट क्रिएट करती है और ऐसे एंट्री बैरियर्स हैं इनके पास कि दूसरी कंपनी इस तरफ जल्दी से आ नहीं सकती हैं। तो थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे तो ये रहेगा ही। और मैं अगर बात करूं इनके रिवेन्यू की, तो कंपनी बहुत सही ग्रो कर रही है। 2017 में इसने 8,439 करोड़ रुपीस का रिवेन्यू किया था और इस वक्त 2021 में 12,550 करोड़ रुपीस तक इसका रिवेन्यू हो चुका है। और आगे हम देखें तो एक्सपेक्टेड है कि ये 30% CAGR से ग्रो करने वाला है इसका रिवेन्यू। और फाइनेंशियल ईयर 23 तक एस्टिमेटेड है कि 21,348 करोड़ रुपीस तक इसका रिवेन्यू रह सकता है। मैं अगर बात करूं उसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ये 22% CAGR से ग्रो होने की संभावना है। फाइनेंशियल ईयर 19 में ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,182 करोड़ रुपीस था, जो कि इस वक्त बढ़कर 5,056 करोड़ रुपीस हो चुका है। और एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल ईयर 23 तक ये 7,574 करोड़ रुपीस तक चला जाएगा। अगर हम सीधा देखें इसके रिटर्न्स रेशियोज की, तो नज़र आ रहा है कि ये इम्प्रूविंग ट्रेंड शुरू हो चुका है इनका। देखिए जो उसमें ब्लू लाइन है वो ROE है और ROC ही है रेड लाइन। और इस वक्त फाइनेंशियल ईयर 21 में
इसका जो ROE है वो 16.4 है और ROCE है 12.7 और एक्सपेक्टेड है कि 16.3 इसका ROE रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 23 में और ROCE बढ़कर 14.2 रहने वाला है। अगर मैं अब सीधी इसकी बात करूंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जो उसके प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग्स है वो 63.79% की है और FII के पास 15.72% की होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 14.87% की होल्डिंग्स हैं और पब्लिक के पास 5.62% की होल्डिंग्स हैं। अब मैं आपको सीधा टिकर टेप पे लेके जाऊंगा, वहां पे मैं आपको सीधा दिखाऊंगा कि इसका जो प्राइस है उसकी फोरकास्ट कैसे रह सकती है। फिलहाल तो जो इसका प्राइस है वो चल रहा है 744 रुपीज का और इसने एक साल में 137.39% के रिटर्न्स दिए हैं। और मैं इसकी अगर डिटेल्ड फोरकास्ट में अगर देखूं तो ये 1 ईयर में 36% तक हाई जा सकता है, ये ऐसा दिखा रहा है इसका प्राइस। और इसकी रिवेन्यू फोरकास्ट में दिखा रहा है कि ये 52% तक हाई जा सकता है इसका रिवेन्यू नेक्स्ट ईयर मार्च 2022 के लिए। और अर्निंग फोरकास्ट में भी सेम ऐसे ही 77% तक हाई जाने की संभावना है, ये फोरकास्ट में इस तरह से दिखा रहा है। देखिए अब मैं बात करता हूँ उनके कंक्लूजन की। देखिए हमने देख लिया इसके फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल पूरा देख लिया। एक बात तो देखो क्लियर है कि कंपनी मोड तो क्रिएट करती है, एंट्री बैरियर्स हैं, दूसरी कंपनीज इस तरफ आ नहीं सकती। इतना बड़ा कैपिटल खड़ा करके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करना आसान नहीं है इनके। और जो ये 3 बिजनेस हैं आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके इनके पोर्ट्स को अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, वो बहुत ही मुश्किल है। और मतलब यही कंपनी की मोनोपोली भी है एक तरह से। और दूसरी तरफ क्या है ना कि जिस गवर्नमेंट के जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा सा रिस्क ये भी निकल के आता है कि अगर गवर्नमेंट जो है अपने जिस तरह से ये अपने सारे PSUs को प्राइवेटाइज करती जा रही है, पोर्ट्स को प्राइवेटाइज करेगी तो शायद अदानी पोर्ट्स भी इनको मतलब उन पोर्ट्स को एक्वायर कर सकती है। इतनी कैपिटल इनके पास है, थोड़ा डेप्ट का प्रॉब्लम है, तो कंपनी इस चीज़ को कैसे हैंडल करती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो इनके अभी फाइनेंशियल्स हैं मुझे ठीक ही लगे हैं, अपना डेप्ट भी धीरे धीरे कर रहे हैं कम ये, और प्रॉफिटेबिलिटी इनकी आ रही है। तो देखिए ऑल्दो मैं कोई डायरेक्ट एडवाइस तो नहीं दूंगा इसको बाय या सेल करने के लिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, पर आप अपनी रिसर्च खुद कर लेना। मेरी रिसर्च तो ये थी जो है। और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो शायद आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।